चलो हम स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो सबसे पहले जो फैक्ट्रीज एक्ट आया वो 1881 में आया। द फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद 1891 में। 10 साल बाद उसमें अमेंडमेंट आया 1891। और फैक्ट्री वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड, एक सेकेंड ना, बहुत लाइट आ रही है। Factory was amended to include premises in which 50% or more were employed. तो फैक्ट्रीज में ये जो अमेंडमेंट हुआ 1891 में, तो जितने भी अगर एक कोई भी फैक्ट्री है, अगर 50 से कम लोग काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री में इंक्लूड नहीं हो रहे थे उसके पहले तक। तो ये क्या डिसाइड हुआ, 1891 की बात है। तब ये जिसमें भी 50 और मोर लोग काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो पापड़ बनाने की इंडस्ट्री हो या कुछ मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट हो बड़ी, अगर 50 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री उसको कहा जाएगा। और काम जो है उसमें लिमिटेड था। द वर्क आवर्स ऑफ वर्क फॉर वुमेन वर लिमिटेड टू 11 अ डे। मतलब कोई भी अगर फीमेल वहाँ पे काम कर रही है तो वो लोग 11 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकती। और उसमें 1 घंटे का इंटरवल भी होना चाहिए। जो 11 आवर्स का वर्किंग आवर्स है फैक्ट्री में वुमेन के लिए, उसमें 1 आवर या 1.5 आवर का उनको रेस्ट टाइम मिलना चाहिए। ये 1891 में जो फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें ये डिसाइड हुआ। द एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एट नाइट। और नाइट में वुमेन को जो है वो एम्प्लॉयमेंट, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकती कोई भी फैक्ट्री। एंड रेज द लोअर एंड अपर एज लिमिट फॉर चाइल्ड वर्कर्स। तो चाइल्ड वर्कर्स के लिए भी एज लिमिट डिसाइड हुई 1891 में कि चाइल्ड वर्कर्स 9 एंड 14 के बीच में काम कर सकते हैं, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, और कुछ लिमिटेड काम ही उनको दिया जा सकता है। जो 8 टू 14 ईयर्स के बीच में अगर चाइल्ड अगर कभी काम कर भी रहे हैं तो उनका स्कूल का टाइमिंग के बाद वो लोग कर सकते हैं। दिन में 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं। मतलब उनके लिए जो कंडीशंस लेड डाउन हुई वो फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1891 में हुई। रिड्यूस द मैक्सिमम परमिसिबल डेली आवर्स ऑफ वर्कर्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 9 to 7 एंड टू डे लाइट। तो वो लोग नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते, बच्चे डे लाइट में ही काम कर सकते हैं। ऐसा सब 1891 में फैक्ट्रीज एक्ट में आया। और इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट आया 1911 में। पहले 1881 में आया, फिर उसके कुछ अमेंडमेंट्स हुए 1891 में, उसके बाद अगेन अमेंडमेंट हुए 1911 में, उसके बाद फिर से अमेंडमेंट हुए 1922 में। तो बेसिकली देखने जाएंगे तो हर 10 साल में 20 साल में इसमें अमेंडमेंट्स होते गए हैं। तो अमेंडमेंट्स का रीज़न क्या था, क्यों अमेंडमेंट हो रहे थे, और वाई वी आर रीडिंग दिस टॉपिक। तो यहाँ पे ये एक पीडीएफ है जो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और ये इसमें से हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये फैक्ट्रीज एक्ट क्यों बना था। सबसे पहली बात तो फैक्ट्री एक्ट बना इसलिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स के लिए, जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की हेल्थ और सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, उनकी सेफ्टी मेजर्स को सेफगार्ड करने के लिए ये एक्ट बना। तो लेटेस्ट जो एक्ट है वो 1948 है। इतने सारे अमेंडमेंट होने के बाद 1881 से चला आ रहा है फैक्ट्रीज एक्ट। बहुत सारे अमेंडमेंट होते होते 1948 में अभी तक का अपडेटेड जो वर्जन है वो 1948 है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो 1948 में ये जो एक्ट बना वो बना 28 ऑगस्ट 1948 में। बट दिस एक्ट केम इन टू फोर्स ओनली ऑन 1 अप्रैल 1949। तो 1948 में एक्ट बना, बट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1949। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। बेसिकली इसमें सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स के लिए बनाया गया। सेकेंडली, प्रोटेक्टेड चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर
हो रहा था या हो रहा है या होता रहेगा फॉर एनी रीज़न, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड लेबर के प्रोटेक्शन के लिए फैक्ट्रीज एक्ट इम्पॉर्टेंट है. एंड ड्यू टू इनहेरिट वीकनेस एंड टू कीप पेस विथ चेंजिंग वर्किंग क्लास. तो ये जो वर्किंग क्लास में वीकनेस है इन द सेंस वो ऐसा क्लास है कि उनको लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, उनके ऊपर पावर दिखाते हैं अपना, फैक्ट्री के एम्प्लॉयर्स. तो फॉर दिस रीज़न उनको पेस में रखने के लिए चेंजिंग वर्किंग क्लास की, कब क्या वर्किंग क्लास में क्या सिचुएशन होनी चाहिए एंड वर्किंग क्लास के लिए कौन से कंडीशंस होने चाहिए जिसमें वो काम करें, उनको रेगुलर क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फिर सैनिटेशन फैसिलिटी होनी चाहिए. तो क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, वो सारी चीज़ें भी एक्ट में इंक्लूडेड है. तो और इसमें ये भी कवर होगा फैक्ट्री एक्ट में कि फैक्ट्री का अप्रूवल जो है वो कौन देता है, फिर फैक्ट्री का लाइसेंस कौन देता है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री क्या होती है, हेल्थ मेजर्स क्या क्या उनको देने होते हैं अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है तो उसके स्टाफ के लिए, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हेल्थ मेजर्स क्या होंगे, और इंस्पेक्शन के लिए कौन सी अथॉरिटी आएगी. अब कोई भी फैक्ट्री है तो उसमें इंस्पेक्शन होता है एनुअली, कहीं कहीं 6 मंथ्स में होता है, कहीं 3 मंथ्स में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फैक्ट्री का कैटेगरी क्या है. फिर क्या फैक्ट्री के अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, उनको अलग अलग ये मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं अगर वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो. फिर वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मतलब कितना उन्होंने सेफ्टी रखा है, सीसीटीवी कैमरास कितने हैं, और वहाँ पे सेफ्टी के लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है. जो भी कुछ चीज़ें बनती है वो हार्मफुल है, अगर वो हार्मफुल है तो लोगों को ग्लव्स दिए जा रहे हैं कि नहीं, अगर वो आँखों का काम है तो उनको गॉगल्स या शेड्स दिए जा रहे हैं क्या नहीं. मतलब जो भी उनके प्रोटेक्शन के लिए है फॉर दी जो लेबर्स है जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये एक्ट बनाया गया है. उनके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, और एनुअल लीव्स कितनी होनी चाहिए, उनको पेनल्टीज़ कहाँ लग सकती है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. नाउ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्कर एंड ऑक्यूपायर अंडर द एक्ट. तो ये ऑब्जेक्टिव मेन है हमारा कि हमें डेफिनेशन का फैक्ट्री पता होना चाहिए, उसके लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि वर्कर कौन है, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो ही तो वो फैक्ट्री एक्ट में आएगा, एंड वर्कर कौन है, ऑक्यूपायर कौन है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इसका पर्पस क्या था, द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट, और द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क, कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने घंटे अलाउड है काम करवाना, एनुअल लीव्स कितनी मिलनी चाहिए जिसमें उनको पेड वेजेस मिले जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए, ऑब्लिगेशन ऑफ अ वर्कर क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑक्यूपायर क्या है, ऑक्यूपायर होता क्या है वो भी हम देखेंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट कौन होगा, एक्ट को चला कौन रहा है, एक्ट के इंस्पेक्टर कौन होंगे, लाइसेंस कौन देगा फैक्ट्री को, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. नाउ ये स्ट्रक्चर है कि ये पेजेस वाइज दिया है कि इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब है. नाउ इंट्रोडक्शन क्या है, द फर्स्ट फैक्ट जो मैंने बताया अभी कि फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड इन 1881. इट वाज कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन was introduced. इट्स कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन मतलब पहले जो था वो शॉर्ट में दिया था, उसको कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड में 1911 में दिया गया. उसके बीच में भी बहुत सारी बार अमेंड हो चुका है, 1891 में हुआ, 1911 में हुआ, ये फिर 1922 में हुआ, ऐसे करके करके इट वॉज लेटर अमेंडेड 4 times. फिर फाइनली फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ रीच कमिटी, the Government of India enacted the Factories Act 1948, a comprehensive peace legislation which came into force from 1st April 1949. अभी ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज़ टू एंश्योर टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, जो भी वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी क्या इंश्योर करना है, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर,
प्रॉपर वर्किंग आवर्स, लीव्स एंड अदर बेनिफिट्स, उनको कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, क्या बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट एक्ट का यही है। और इस एक्ट का स्कोप क्या है, ये इसमें नहीं दिया है स्कोप। ये स्कोप का मतलब वो कहाँ तक वैलिड है, किसके किसके लिए एप्लीकेबल है। तो वो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय एक्ट। अगर कोई एक्ट बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को फैक्ट्री एक्ट नहीं लगेगा तो ही उसे नहीं लगेगा, अदरवाइज इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं सब पे ये एक्ट लागू होगा। नाउ इसके फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या है फैक्ट्री का, वो तो पता होना चाहिए कि फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है, तो ही फैक्ट्री एक्ट का मतलब है। तो एनी प्रेमाइसिस इन विच 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। मैंने आप लोग को बताया कि इनिशियली जब ये एक्ट बना था 1881 में, उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ 1891 में, तो 1891 में, तब 1891 के हिसाब से फैक्ट्री उसी जगह को ही बोला जाता था जिसमें 50 मिनिमम 50% काम कर रहे हैं। 50 से कम काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री की कैटेगरी में नहीं आता था। बट इतने सारे अमेंडमेंट होने के बाद जो हमारे लिए अभी एप्लीकेबल है 1948, उसके हिसाब से अगर कोई भी प्रेमाइसिस में 10 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है कैरिड विद द एड ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी से या पावर से किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और उसमें 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो उसको हम फैक्ट्री का नाम दे सकते हैं, वो फैक्ट्री के डेफिनेशन में आ जाएगा। बी, एनी प्रेमाइसिस इन विच 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एंड अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड विदाउट द एड ऑफ पावर। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीन्स यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे 10 वर्कर्स और 10 से ज़्यादा, उसको फैक्ट्री बोला जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसी कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि पापड़ बनाने की इंडस्ट्री है, पापड़ बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब हम ये समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पापड़ का आटा बन के बेल के सुखाना होता है उसमें पावर की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जगह पे उस प्रेमाइसिस में अगर 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो वो फैक्ट्री के डेफिनेशन में आएगा। अगर उसमें 5, 6, 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री में नहीं आएगा। तो मेन फैक्टर क्या है कि अगर वहाँ पे पावर विथ एड ऑफ पावर है तो 10 और विदाउट एड ऑफ पावर है तो मिनिमम 20 टू बिकम अ फैक्ट्री अंडर दिस एक्ट। ऐसे ही तो आप फैक्ट्री किसी को भी बोल सकते हो बट अंडर दिस एक्ट। नाउ द टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, रेफर्स टू एनी प्रोसेस। तो हम ये जो बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए इसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, दिस डेफिनेशन सेज द टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेफर्स टू एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, कुछ बना रहे हैं, कुछ अल्टर कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, ऑर्नामेंटिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को सजा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी सपोज फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ है जिस पे सिर्फ सजाने का ही काम हो रहा है, कोई कपड़ा है जिस पे कुछ ऐसे स्पार्कल्स लगा रहे हैं, उसको ऑर्नामेंट, कपड़े पे कोई भी चीज़ें बीड्स लगा रहे हैं, तो वो भी एक फैक्ट्री है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो ऑर्नामेंटिंग हो रही है, फिनिशिंग हो रही है सिर्फ, या सिर्फ पैकेजिंग हो रही है, तो पैकेजिंग की भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आता है पैकेजिंग। तो अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे सिर्फ पैकिंग होती है चीज़ों की, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के डेफिनेशन में आएगा। कोई चीज़ की ऑयलिंग हो रही है, सिर्फ वॉशिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, ब्रेकिंग अप, कोई चीज़ को सिर्फ तोड़ के रखा जा रहा है 2 पीसेस में, 4 पीसेस में, कटिंग करने की, डिमोलिशिंग हो रही है कहीं, और अदरवाइज डिमोलिश हो रहा है मतलब उस चीज़ को ख़त्म ये कर रहे हैं, कम कर रहे हैं उसको। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ये प्रोसेस हो रहे हैं इन सब में, और अदरवाइज ट्रीटिंग और एडेप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस with a view to its use, sale, transport, delivery और disposal। तो उसको क्यों कर रहे हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्यों बोलेंगे अगर इनमें से हम कुछ भी कर रहे हैं और
क्यों कर रहे हैं? उसको यूज़ करने के लिए, या उसको सेल करने के लिए, या उसको फिर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या उसका कहीं डिलीवरी और डिस्पोजल के लिए। तो किसी भी रीज़न से हम ये कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाएगा। सेकेंड इज पंपिंग ऑयल, वाटर पंप, ऑयल पंप कर रहे हैं, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो प्रोसेस है, जनरेट करना, ट्रांसफॉर्म करना और उसको जगह जगह पहुंचाना, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। नाउ हाँ, यही इसका ही फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, तो प्रिंटिंग जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। लेटर प्रेस से कर रहे हैं, कोई भी टाइप का प्रिंटिंग कर रहे हैं, लिथोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफ कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह के प्रिंटिंग आती हैं, बोर्डिंग, होर्डिंग्स बन रही है, कहीं पे पैम्पलेट बन रहे हैं, बुक बाइंडिंग हो रही है, विजिटिंग कार्ड बन रहे हैं, शादी के कार्ड बन रहे हैं, कुछ भी प्रिंटिंग जैसा हो रहा है तो वो सब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है, रीफिटिंग हो रही है किसी पार्ट की, फॉर एग्जांपल एसी के प्रोडक्ट्स की, फ्रिज के प्रोडक्ट्स की, किसी चीज़ की सिर्फ फिनिशिंग हो रही है, कोई प्रोडक्ट बन के आया है उसका सिर्फ फिनिशिंग का काम होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो प्रेमाइसेस भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है उस प्रेमाइसेस में। ब्रेकिंग अप शिप्स और वेसल, जो बड़े बड़े शिप्स हैं उनका उनको जो है वो ब्रेक करके फिर उनका पार्टिकल साथ में करके फिर उसको बेचा जा रहा है, या सिर्फ ब्रेकिंग अप किया जा रहा है फिर देन दूसरे जगह भेजा जा रहा है फॉर फर्दर प्रोसेस। तो वेसल को, शिप्स को, वेसल मतलब बड़ा सा जो शिप होता है जिसमें कार्गो लेके जाते हैं, या फिर पैसेंजर का भी शिप रहता है, तो वो शिप्स का भी ब्रेकिंग, वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ गया। और प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है तो वो भी एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये वो नहीं बोल सकते कि हमने तो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में रखा है, फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन्स है या कोई फिश है या कोई और कोई चीज़ है जो कोल्ड स्टोरेज में कंपल्सरीली रखना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। बटर है, चीज़ है, तो प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज पे भी खाली रखने का काम है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जगह पे वेयर हाउस जहाँ पे सिर्फ कोल्ड स्टोरेज का काम हो रहा होता है, सिर्फ स्टोरेज में होता है, स्टोरेज होता है उनका, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आ जाता है अंडर दिस एक्ट। नाउ डेफिनेशंस, द टर्म वर्कर, अब वर्कर का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली ये फैक्ट्री एक्ट बना ही इसलिए है टू गिव सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स टू प्रोटेक्ट दी वर्कर्स। तो वर्कर है कौन वो पता होना चाहिए। तो वर्कर वो है अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और बाय और थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। जो पर्सन खुद एम्प्लॉय हुआ है, डायरेक्टली हुआ है, या किसी एजेंसी के थ्रू हुआ है, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होगा मतलब ये उस केस में होगा जब अगर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम, अगर बिल्डिंग बन रही है तो जो कॉन्ट्रैक्टर किसी पर्सन को एम्प्लॉय करेगा तो वो बंदा भी वर्कर होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्टर से आया है, एजेंसी से आया है, डायरेक्टली खुद ही आया है, कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ओनर। हो सकता है कि प्रिंसिपल ओनर को पता ही नहीं है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई होटल बन रहा है और उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने कितने लोगों को लगाया है, कौन लोग हैं, मैं उसको जानती नहीं हूँ, फिर भी वो वर्कर कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो, तो इट इज़ विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अब जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल टाटा है या बिरला है या रिलायंस है, कुछ भी जो भी अदानी है, जो भी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, तो अगर उनकी फैक्ट्रीज़ में कोई वर्कर काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हर चीज़ का नॉलेज है कि आज ये कितने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या है, कौन एकदम जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर भी वर्कर कहा जाएगा भले ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो ना हो। अगर उसकी जहाँ से वो एम्प्लॉय हुआ है, इट कुड बी फ्रॉम एनी एजेंसी, इट कुड बी फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्टर, ही कैन डायरेक्टली गेट एम्प्लॉयमेंट और थ्रू मैनेजर और एनीवन।
तो विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, हो सकता है कि कोई बिना रेम्यूनरेशन के भी एम्प्लॉय किया गया है, कि फॉर द टाइमिंग आया है, कोई बदली वर्कर आया है कोई, तो अगर वो रेम्यूनरेशन के लिए हो या ना हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नॉलेज हो या ना हो, डायरेक्टली आया हो या इनडायरेक्टली आया हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने आया हो, ये जो हमने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऊपर देखे, तो एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने आया है, और इन क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का क्लीनिंग करने के लिए भी अगर कोई आया है तो वो भी वर्कर है। मतलब सिर्फ मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला बंदा ही वर्कर नहीं है। मैं अगर मशीन को कोई क्लीन कर रहा है या उस प्रेमाइसिस को क्लीन कर रहा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है तो वो एरिया भी इतना बड़ा होगा, उसमें रोज़ क्लीनिंग के लिए भी लोग आते होंगे, तो वो जो क्लीनिंग वाले बंदे हैं वो भले ही मैन्युफैक्चरिंग में काम हाथ नहीं बटा रहे हैं, अगर वो क्लीनिंग भी कर रहे हैं तो वो वर्कर हैं उसी फैक्ट्री के, उसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वो वर्कर हैं। और इन एनी काइंड ऑफ वर्क इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विथ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो जुड़ा हुआ है, इंसिडेंटल है, जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, तो उसको वर्कर बोला जाएगा। और सब्जेक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब काम जो भी कर रहे हैं वो वर्कर हैं, बट अगर वो आर्म्ड फोर्सेस वाले बंदे ये काम कर रहे हैं तो वो वर्कर नहीं है। अब आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी भी आ गई, नेवी भी आ गई और एयरफोर्स भी आ गई, तो अगर इनमें से कोई मेंबर किसी भी फैक्ट्री में इनमें से कोई भी काम कर रहा है तो वो वर्कर का डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग लॉ बने हुए हैं, उनको फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर वर्कर के डेफिनेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑक्यूपायर कौन होगा? हमने देखा कि ऑक्यूपायर जो है उसको भी राइट्स मिलते हैं, वर्कर को भी राइट मिलते हैं, तो ऑक्यूपायर कौन है? अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, जो हेड होगा वहाँ पे, जिसको मेन कंट्रोल है फैक्ट्री के अफेयर्स का, कि फैक्ट्री में क्या होना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, किसको कितना सैलरी देना है, किसको कब लीव देनी है, तो जो ऑक्यूपायर, उसको ऑक्यूपायर बोलेंगे जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। एंड पार्टनर इन केस ऑफ फर्म, अगर वो फर्म है मतलब पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें ऑक्यूपायर कौन होगा? पार्टनर होगा। और अगर कोई एसोसिएशन है तो उसमें ऑक्यूपायर कौन होगा? पार्टनर होगा। अगर वो कंपनी है तो वो डायरेक्टर होगा, उसमें ऑक्यूपायर कौन होगा? डायरेक्टर होगा, क्योंकि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। बेसिकली जो भी फैक्ट्री को कंट्रोल करता है, जिसके हाथ में फैक्ट्री की देख रेख है, अफेयर्स हैं फैक्ट्री के, तो वो जो होगा वो ऑक्यूपायर होगा। तो ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर होगा, प्रोप्राइटर फर्म है तो प्रोप्राइटर होगा, कोई और एसोसिएशन है तो उसमें भी पार्टनर होगा, अगर वो कंपनी है तो उसमें वो डायरेक्टर होगा, या फिर कोई और पर्सन जो इन लोगों ने अपॉइंट किया होगा, पार्टनरशिप फर्म ने अपॉइंट किया होगा, एसोसिएशन में अपॉइंट किया होगा, कंपनी ने अपॉइंट किया होगा, किसी ने भी अगर किसी बंदे को अलग से अपॉइंट किया है to have a control over affairs of factory, so that person is called as occupier. A person appointed to manage the affairs of factory in case of factory owned or controlled by central or state government. अगर फैक्ट्री सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की है तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में ने जिस भी ऑफिसर को अपॉइंट किया है टू मैनेज द फैक्ट्री अफेयर्स, तो वो बंदे को ऑक्यूपायर बोलेंगे। नाउ फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट कौन होता है? फैक्ट्री का इंस्पेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है एज पर द एक्ट 1948, हर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होना मैंडेटरी है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट अप्रूवल फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज इज ऑब्टेन्ड फॉर द प्लान्स ऑफ फैक्ट्री। तो जब हम फैक्ट्री रजिस्टर करते हैं, जब स्टार्टिंग में फैक्ट्री बनाते हैं, तो उसका प्लान जो है वो अप्रूव करता है कौन? उस एरिया का चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। तो ही कम्स फॉर इंस्पेक्शन, ही लुक एट द प्लान के प्लान प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ पे एग्ज़िट ज़्यादा जगह है कि नहीं है, कि ऐसे नहीं कि कभी इन केस ऑफ फायर एग्ज़िट प्लान ही नहीं हो, फिर फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है कि नहीं है, फिर जो भी सारे सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स हैं और लोगों की
कैपेसिटी कितनी है और कितने लोगों को ये लोग जॉब देने वाले हैं, वहाँ पे सफिशेंट प्लेस है या नहीं है, फिर वहाँ पे ग्रीनरी है कि नहीं है, वहाँ पे कैंटीन है कि नहीं है, वहाँ पे वॉशरूम्स है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्पेक्शन में देखी जाती है। द ऑक्यूपायर हैज़ ऑल्सो टू अरेंज, ऑक्यूपायर कौन, जो भी फैक्ट्री की देख रेख कर रहा होगा, द पार्टनर और डायरेक्टर और एनीवन। द ऑक्यूपायर हैज़ ऑल्सो टू अरेंज टू रजिस्टर द फैक्ट्री विद चीफ इंस्पेक्टर। तो ऑक्यूपायर जो होगा ये उसका काम है कि वो फैक्ट्री को रजिस्टर करे, कहाँ, विथ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंस। तो लाइसेंस मिलने के लिए उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कौन करेगा, ऑक्यूपायर। और रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्पेक्शन ज़रूरी है। तो पहले इंस्पेक्शन होगा, पहले एप्लीकेशन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन के बाद चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज लाइसेंस देगा कि येस यू कैन रन द फैक्ट्री। फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैज़ अथॉरिटी टू एंटर द फैक्ट्री टू एग्जामिन प्रेमाइसिस, वो प्रेमाइसिस को एग्जामिन करेगा। प्लांट एंड मशीनरी को एग्जामिन कर सकता है, एज वेल एज रजिस्टर्स, क्या रजिस्टर बनाए हैं, इन एंड आउट क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी एंट्री हो रही है कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड अंडर द एक्ट, तो जो भी डॉक्यूमेंट ये एक्ट बोलता है वो आपने मेंटेन किए हैं कि नहीं, रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं। फिर क्लीनिंग वाला बंदा रोज आके क्लीनिंग कर रहा है, वो साइन करेगा, तो वो साइन हुआ है कि नहीं, प्रॉपरली सब प्रेमाइसेस क्लीन हो रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स देखे रहे कि नहीं, एंड देन पेस्ट कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्टर होते हैं, वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। ही हैज़ अथॉरिटी टू एंटर। नाउ हेल्थ, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है ऑफ जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ मेजर्स, क्या हेल्थ मेजर्स देने हैं फैक्ट्री को, टू कीप क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लुया, टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। तो जो भी है, मतलब जो भी बीमारियां हैं या बोल सकते हैं कि अनहाइजेनिक चीज़ें हैं, उससे दूर रखना है, फैक्ट्री को क्लीन रखना है। टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंस, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी कुछ वेस्ट निकल रहा है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे कर रहे हैं, डेली बेसिस पे वो जो गार्बेज है, जो कचरा है, उसको कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा हेल्थ ऑफ वर्कर्स। टू मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन है कि नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा एरिया बंद है और जो भी फैक्ट्री है वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन मतलब हवा और सूरज की किरणें आनी चाहिए, तो उसे प्रॉपरली वेंटिलेटेड कहते हैं। एंड रीजनेबल टेम्परेचर है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी है और बहुत काम जो है वहाँ पे हीटेड है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। तो वो टेम्परेचर जो है वो रीजनेबल हो फॉर हेल्थ, जो वर्कर्स हैं, जो उनके हेल्थ इंपॉर्टेंट है ऑफ वर्कर्स। टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स, अगर काम ऐसा है कि वहाँ पे डस्ट बहुत उड़ती है या धुआं बहुत उड़ता है, तो उसके लिए कैसे प्रिवेंट किया जाता है इनहेलेशन का, उसका, तो उनको मास्क दिया जा रहा है कि नहीं। एंड देयर अक्यूमुलेशन इन एनी रूम, तो किसी भी रूम में वो एक्यूमुलेट कैसे हो रहे हैं, जो डस्ट है, जो फ्यूम्स है, तो वो कहाँ से एग्जिट हो रही है, चिमनी प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं, सो दैट हेल्थ शुड नॉट बी अफेक्टेड। टू इंश्योर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अभी क्लाइमेट ड्राई नहीं हो कि जिससे लोग बीमार पड़े। टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ है क्या वहाँ पे, मतलब अगर 10 लोगों की जगह है काम करने की और वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, तो ओवर क्राउडिंग भी नहीं होना चाहिए। टू प्रोवाइड सफिशेंट एंड सूटेबल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग, तो सफिशेंट लाइटिंग भी हो वहाँ पे, सनलाइट हो और आर्टिफिशियल लाइटिंग भी हो, लाइट्स जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लाइट हो, और जहाँ पे सनराइज आ सकती हैं तो वो हो। टू प्रोवाइड फॉर सफिशेंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर सफिशेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दिन में 1 लीटर ही मिलेगा, आधा लीटर ही मिलेगा, इधर पानी नहीं है, ऐसा सब कभी भी नहीं होना चाहिए कोई भी फैक्ट्री में। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो होलसम होना चाहिए। टू प्रोवाइड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स सफिशेंट वॉशरूम्स होने चाहिए, वॉशरूम का अकोमोडेशन होना चाहिए। टू प्रोवाइड सफिशेंट नंबर ऑफ स्पिटॉन्स, तो वर्कर्स यूजुअली स्पिट करते हैं, तो अगर स्पिटॉन्स होंगे तो वहाँ पे वो लोग स्पिट करेंगे ताकि जो जगह है वो हाइजीनिक हो और क्लीन हो। एंड
इट इज़ नेसेसरी टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स। अभी ये हमने हेल्थ पढ़ा कि हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब सेफ्टी के रिलेटेड क्या क्या करना है फैक्ट्रीज को। टू फेंस डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीन, जो भी पार्ट्स, जो भी मशीन्स के डेंजरस पार्ट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या डेंजरस है, तो उसको फेंसिंग लगानी है, उसको नेट से कवर करना है और वहाँ पे बोर्ड भी लगाना है कि डेंजरस है। तो मशीन्स के पार्ट्स को फेंस करना। टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन नियर कॉटन ओपनर्स, तो कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ओपनर्स है, मतलब जहाँ पे ऐसा लग सकता है कि कोई भी जा सकता है और हार्म हो सकता है, तो वुमेन और चिल्ड्रेन का एम्प्लॉयमेंट उस जगह पे ना करें। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम रिपेयरिंग मशीनरी इन मोशन, अगर मशीन चल रही है तो चलती हुई मशीन को रिपेयर ना करें जो भी वर्कर्स हैं। तो वर्कर्स अगर उनको रिपेयर करना है तो मशीन को बंद करके व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन तब करें। तो ये सेफ्टी मेजर्स फैक्ट्री के जो कंट्रोलर है उसको देखना होता है। टू मेंटेन होइस्ट एंड लिफ्ट ऑफ गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड मटेरियल एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ, तो जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी होइस्ट यूज़ कर रहे हैं या लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं या जो भी टेम्पररी स्टेयर्स बना रहे हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स उसी पे ही चलेंगे और उसी पे ही उनका काम होगा। तो वर्कर्स के लिए सेफ्टी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ को खतरा हो। To keep all floors, steps, stairs, passages and gangways in good condition, तो सब अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। फ्लोर है, स्टेप्स है, गैंगवेज है जहाँ से सब आना जाना लगा रहेगा लोगों का, स्टेयर्स है, वो सब पैसेजेस है, वो सब अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। टू प्रोहिबिट एनी पर्सन फ्रॉम कैरिंग और मूविंग एनी लोड सो हैवी एज टू बी लाइकली टू कॉज हिम इंजरी, कोई भी ज़्यादा हैवी जो एक ह्यूमनली पॉसिबल ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ उसे उठाने के लिए प्रोहिबिटेड हो, मतलब कोई भी वर्कर वजन उठाए बट उतना हैवी नहीं उठाए कि उसे इंजरी हो जाए। तो एक लिमिट क्वांटिटी में उसको दिया जाना चाहिए कि इतना ही वो पर्सन कोई भी उठा सकता है, अंडर बियॉन्ड सर्टन लिमिट ही शुड बी अलाउड, वर्कर्स शुड बी अलाउड। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम इंजुरी टू आईज फ्रॉम पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स थ्रोन ऑफ इन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर उनके आईज़ को खतरा है तो उनको प्रिवेंट करना चाहिए, उनको कुछ गॉगल्स या आई शेड्स ऐसे कुछ दे देने चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कुछ डस्ट या कुछ ऐसे कोई पार्टिकल उड़ रहे हैं तो उनकी आईज़ को खतरा ना हो। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम डेंजरस फ्यूम्स, अगर ज़्यादातर फैक्ट्री में फ्यूम्स जो है, डेंजरस गैसेस जो है वो उड़ती है, या इनफ्लेमेबल आग लगने जैसी चीज़ें होती है, डस्ट होता है, गैस होती है, कोई भी ऐसी चीज़ों से वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, जितना हो सके प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फायर एंड प्रोवाइड फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनको ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वर्क अगर फायर आएगा तो क्या प्रिकॉशन लेना है, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करना है, हाउ टू एक्ट व्हेन देर इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, तो ये सब सेफ्टी में आ जाएंगे। इन केस ऑफ एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग ways, plant and machinery is observed to be in condition of disrepair and is determination to health, मतलब अगर कुछ कोई भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग है या फिर प्लांट एंड मशीनरी ऑब्जर्व, वो प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए और ऐसा नहीं हो कि वो रिपेयर ना किया हुआ हो, रिपेयर किया हुआ हो, प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को, वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रख के ही उसका जो है वो सेफ्टी मेजर्स बेसिकली ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज जो होता है, जो आपको लाइसेंस देगा फैक्ट्री के लिए, विल आस्क ऑक्यूपायर, जो उसका हेड होगा, उसे पूछेगा कि व्हाट मेजर्स हैज़ बीन टेकन बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट, तो जो भी जिस दिन भी इंस्पेक्शन होने वाले की उससे पहले वो पूछेगा कि व्हाट मेजर्स हैज़ बीन टेकन विथ रिस्पेक्ट टू फायर, विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी। तो एक्ट रिक्वायर्स फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 1000 और मोर वर्कर्स और कैरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट कैन कॉज हजार्ड टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स टू अपॉइंट सच नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, तो अगर किसी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं और वो फैक्ट्री कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे वर्कर्स की हेल्थ को खतरा हो सकता है, कोई ऐसा केमिकल बना रही है, कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो डेंजरस है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी इतना सेफ्टी नहीं है उसमें, फॉर एग्जांपल कोई क्रैकर्स की इंडस्ट्री है या कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, तो ऐसा कुछ है जहाँ पे
लोगों की जो हेल्थ है, वर्कर्स की जो हेल्थ है, उस पर नुकसान हो सकता है। तो वैसे केस में स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि उस फैक्ट्री को कितने ऑफिसर्स, सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी में 1000 वर्कर्स हैं, तो 1000 वर्कर्स के लिए दे विल से कि एटलीस्ट 50 सेफ्टी वर्कर्स होने चाहिए। अगर वो डिपेंडिंग अपॉन कि उनका काम कैसा है, वहाँ पे कितना डेंजर है, कितना सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, कितना सेफ्टी ऑफिसर्स का रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से कंपल्सरीली फैक्ट्रीज को सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ते हैं, जिनका काम सिर्फ यही होता है कि सेफ्टी प्रोविजंस को देखना। एडिशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजन क्या है अंडर दिस एक्ट? एडिशनल प्रोविजंस वर एडेड थ्रू अमेंडमेंट्स टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स को देखकर ही अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस ऐड हुए हैं। सप्लायर्स to factory were required to consider health and safety aspects while designing, manufacturing and delivering materials. अभी फैक्ट्री में जो मटेरियल डिलीवर करते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो उसके सप्लायर के लिए भी प्रोविज़न बनाए गए हैं कि वो लोग भी जो लेके आएंगे मटेरियल, वो कैसे लेके आएंगे, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे ट्रक से कैसे उतारेंगे, कहाँ रखेंगे, तो उस तरह से डिज़ाइन करेंगे। और वहाँ उनको भी क्या सेफ्टी मेजर्स देखने हैं, उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग होंगे। इन शॉर्ट, ये जो एडिशनल सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी प्रोविजंस बनाए गए हैं एडिशनल, वो उन लोगों के लिए बनाए गए जो लोग फैक्ट्री में भले ही काम नहीं करते हैं, बट दे आर रेगुलरली इन कनेक्शन विद द सेफ्टी फैक्ट्री वर्कर्स। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो सप्लायर्स हैं वो भी फॉलो करें रूल्स को, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स को। स्पेशल प्रोविजंस वर एडेड फॉर कंप्लायंस बाय फैक्ट्रीज कैरिंग हजार्डस प्रोसेसेस। तो जो डेंजरस, हजार्डस मतलब जो डेंजरस प्रोसेसेस में है, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कुछ ऐसे केमिकल बना रहे हैं जो डेंजरस है, तो उनके लिए अलग से कंप्लायंसेस बनाए दिए गए इस फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से। तो स्पेशल प्रोविजंस बने हजार्डस प्रोसेस वाले इंडस्ट्री के लिए। हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट प्रोसेस बने, स्पेशल प्रोविजंस बने। सब कोई प्रोविजंस हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल काम ही वैसा है कि उन लोगों को मतलब फ्यूम्स या डस्ट देखना ही पड़ेगा, तो कहीं पे कोई ऐसे केमिकल है, कुछ है, तो हर फैक्ट्री के हिसाब से उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख के, उनका हजार्डस सिचुएशन देख के कि कहाँ कितना रिस्क है, उस हिसाब से कंप्लायंस प्रोविजंस बनाए गए। Factories carrying hazardous processes or handling hazardous substances are required to set up a safety committee. उन लोगों को safety committee बनाना important है with equal representation from workers and management. तो जो safety committee होगी उसमें आधे members जो होंगे वो workers के होंगे और आधे members management के होंगे। तो सेफ्टी कमेटी जो है वो प्रॉपरली सोच पाएगी, क्योंकि उसमें वर्कर्स के भी आधे लोग होंगे, वो उसी में से ही इलेक्ट होकर सेफ्टी कमेटी के भी मेंबर बन जाएंगे। और मैनेजमेंट के जो लोग होंगे, डायरेक्टर्स कंपनी के, वो सब भी सेफ्टी कमेटी में आएंगे। तो दोनों मिल के कमेटी होगी, तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोविज़न होनी चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी और हेल्थ को कहीं भी हैम्पर ना हो। अब सेफ्टी देखा हमने, हेल्थ देखा, अब वेलफेयर। तो इट दिस फैक्ट्री एक्ट नॉट ओनली टॉक अबाउट सेफ्टी, नॉट ओनली टॉक अबाउट हेल्थ, बट ऑल्सो टॉक अबाउट वेलफेयर। तो सिर्फ सेफ्टी और हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है, उनका वेलबींग भी इंपॉर्टेंट है। तो वेलफेयर में क्या पॉइंट्स आते हैं? सेपरेट एंड एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। तो मेल एंड फीमेल वर्कर्स के लिए अगर वॉशिंग फैसिलिटीज़ रख रहे हैं, वॉशरूम रख रहे हैं, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ रख रहे हैं, तो वो सेपरेट होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स नॉट वॉर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। तो अगर उनके कपड़े गीले हो रहे हैं, किसी काम, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसके वजह से, या ख़राब भी हो रहे हैं, तो उनको सुखाने के लिए अलग जगह होनी चाहिए। और वर्किंग आवर्स के टाइम पे अगर वो कपड़े लेके आते हैं, फिर कहीं पे बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऐसे होता है वो वहाँ का कोट या उनका जो भी कुछ कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, वो पहनते हैं। तो वो जो अपने घर के कपड़े हैं उसको रखने के लिए जगह, स्टोरिंग, उनके लिए लॉकर्स, वो फैसिलिटीज़, तो ये सब उनके वेलफेयर में आ गई, ये एड ऑन बेनिफिट्स आ गए। फैसिलिटीज़ फॉर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, इसको एड ऑन भी नहीं बोल सकते,
और ये रूटीन ही है मतलब, बट उसको वेलफेयर कैटेगरी में डाला गया है। फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग ऑफ वर्कर्स ओब्लाइज टू वर्क नॉर्मली इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो हम जो स्टैंडिंग पोजीशन में ही जिनको काम करा रहे हैं तो उनके लिए भी सिटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वो कंटिन्यू खड़े रह के काम कोई भी नहीं कर सकता पूरे 8 घंटे 10 घंटे। फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए, कबर्ड होने चाहिए, 1 such box फॉर एवरी 150 वर्कर्स। हर 150 वर्कर्स के पीछे एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए अंडर अ सेपरेट रेस्पॉन्सिबल पर्सन। और एक पर्सन रेस्पॉन्सिबल हो जिसको सब पता हो कि वो फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड कबर्ड क्या है, कहाँ है, उसमें स्टॉक है कि नहीं, वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन भी एक होना चाहिए। एम्बुलेंस रूम्स होने चाहिए इन फैक्ट्रीज ऑर्डिनरीली एम्प्लॉइंग। अगर किसी फैक्ट्री में 500 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसमें तो एम्बुलेंस का रूम भी होना चाहिए और उसकी पूरी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। कैंटीन होनी चाहिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की फैक्ट्री में। जहाँ पे 250 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए कैंटीन कंपलसरी है, वहाँ पे होना ही चाहिए। और नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलनी चाहिए। वहाँ पे वो कमाने के लिए नहीं बैठे हो उस कैंटीन में, वो जो कमिटी होगी कैंटीन कमिटी, तो कैंटीन कमिटी बनाई जाएगी जो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करेगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगी और जितना कॉस्ट पे, वो कॉस्ट पे ही फूड वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी जहाँ पे 250 वर्कर्स से ज़्यादा होंगे। सूटेबल एंड एडिक्वेट रेस्ट रूम होने चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, शेल्टर्स, लंच रूम होना चाहिए। अगर कैंटीन नहीं है तो एक कैफेटेरिया होना चाहिए या एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे सिंपली वो लोग बैठ के खाना खा सके। टू बी प्रोवाइडेड बाय फैक्ट्रीज ऑर्डिनरीली एम्प्लॉइंग 150 वर्कर से ज़्यादा है तो ही आपको फैक्ट्री में ये लंच रूम या ये सब रखना है। इससे कम है तो मैंडेटरी नहीं है, बट ऑब्वियसली 10 लोग भी होंगे तो भी कोई रखेगा। अ क्रेच is to be provided in a factory wherein ordinarily more than 30 women workers are employed। तो जहाँ पे women workers हैं वहाँ पे separate room होना चाहिए। in a factory wherein 500 or more workers are ordinarily employed, the occupier shall employ such number of welfare officers। तो जहाँ पे 500 से ज़्यादा है तो ऑक्यूपायर को वेलफेयर ऑफिसर्स अपॉइंट करने ही होंगे एज पर दी एक्ट। तो वो एक्ट बताएगा कि कितने सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं। नाउ आवर्स ऑफ वर्क कितने होने चाहिए फैक्ट्री में। कोई अगर एडल्ट वर्कर है मतलब 18 से ऊपर है तो उसको कितने घंटे काम कर सकता है, करवा सकती है कंपनी, फैक्ट्री के ओनर्स। अ वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 48 आवर्स अ वीक। तो एक वीक में 48 आवर्स तक ही काम करवा सक 48 आवर्स टोटल, एक वीक में टोटल मिला के 48 आवर्स काम कर सकता है कोई भी इंसान। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन 6 घंटे किया, सारे दिन 6 घंटे किया और एक दिन ज़्यादा किया ओवर टाइम करके, तो जो भी हो टोटल मिला के 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। ही मस्ट बी गिवन अ हॉलीडे फॉर होल डे इन एवरी वीक। एक हर वीक में एक दिन हॉलीडे मिलना चाहिए कंपल्सरीली। एंड अ कॉम्पेंसेटरी हॉलीडे, कॉम्पेंसेटरी मतलब कॉम्पेंसेट करे, वो हॉलीडे पे जाए और उस पर उसको कॉम्पेंसेट करेगी फैक्ट्री वाले, मतलब उसका खर्चा वो उठाएंगे। इन ल्यू ऑफ वीकली हॉलीडे, अगर उसने वीकली हॉलीडे नहीं लिया तो उसका हॉलीडे जो है वो कॉम्पेंसेट करेगी। इट्स सॉरी माई बैड, इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू हॉलीडे, मतलब वो घूमने जाने वाला हॉलीडे नहीं है। अगर वीकली हॉलीडे वो नहीं आया, मतलब सॉरी वीकली हॉलीडे पे भी वो आया तो उस हॉलीडे के पैसे उसको अलग से मिलेंगे, कॉम्पेंसेट होगा उसका जो हॉलीडे है। मतलब छुट्टी के दिन भी वो काम करने आया तो उसका उसको एक्स्ट्रा सैलरी, एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगा। अ वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे। एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाना है। और शुड गेट एन इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर का रेस्ट उसे मिलना चाहिए 9 घंटे के काम के बीच में। आफ्टर मैक्सिमम 5 आवर्स, 5 आवर्स के बाद, 5 आवर्स से ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते हो आपके 9 घंटे काम करना है तो 8 घंटे काम करो, फिर आधा घंटा रेस्ट करो और फिर बाद में आधा घंटा काम करो और चले जाओ। तो वैसा नहीं होगा। जो रेस्ट होगा वो 5 घंटे के मिनिमम, मैक्सिमम 5 घंटे के बाद, 5 घंटे से पहले भी दे सकते हैं बट मैक्सिमम कंटिन्यू 5 घंटे, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट दे दो एंड देन वापस ही कैन वर्क। टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग रेस्ट पीरियड कैन नॉट एक्सीड 10.5 आवर्स इन अ डे। तो रेस्ट के साथ मिला के वो फैक्ट्री में 10.5 घंटे से ज़्यादा देर नहीं आ सकता। तो
रेस्ट भी हो गया, काम भी हो गया, क्योंकि 9 आवर्स तो उसका काम हो गया और 1.5 घंटा समझ लो उसने रेस्ट किया, तो 10.5 घंटे से ज़्यादा उसे ऑफिस में व फैक्ट्री में नहीं बैठना है। फॉर ओवर टाइम वर्क, अगर ओवर टाइम काम कर रहा है और उसके ओवर टाइम की सैलरी मिल रही है तो अलग बात है। तो ओवर टाइम वर्क के लिए क्या, ओवर टाइम किसको बोला जाएगा? जब 9 आवर्स अ डे और 48 आवर्स अ वीक से ज़्यादा वो काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम बोला जाएगा। ही शैल बी पेड एट ट्वाइस, तो अगर जितने भी घंटे उसने ओवर टाइम किया है उसको ट्वाइस रेट मिलेगा, डबल रेट मिलेगा। जो भी उसका वेज होगा 1 घंटे का, जो भी उसका 100 रुपया 200 रुपया जो भी होगा, लेकिन अगर वो ओवर टाइम कर रहा है तो उसे डबल वेजेस मिलेंगे उस चीज़ के। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अंडर सर्टन कंडीशंस प्रोवाइडिंग फॉर एग्जम्पशन बट नॉट बियॉन्ड 10 आवर्स ऑफ वर्क अ डे। तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं कहीं रूल बना सकती है, किसी कंडीशन में एग्जेम्पशन दे सकती है कि आप ज़्यादा घंटे काम करवा सकते हो, अगर उसे स्टाफ को करना है तो स्टाफ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करा सकते हो। कहीं कहीं ये एग्जेम्पशन मिल सकता है, बट उसमें क्या होगा, 12 आवर्स ऑफ स्प्रेड ओवर और 60 आवर्स अ वीक इंक्लूडिंग ओवर टाइम। लेकिन फिर भी 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वीक में। यूजुअल टाइम में 48 आवर्स होता है, 48 आवर्स होता है वीक में यूजुअल में, अगर लेकिन एग्जेम्पशन होगा, कोई कोई गवर्नमेंट किसी किसी फैक्ट्री को रूल मतलब उनके लिए चेंज कर सकती है, अगर वो प्रोविज़न के लिए मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी फैक्ट्री को ऐसा इम्पोर्टेंट है, या अर्जेंसी में कोई दवाई बनानी है, या कुछ भी है कि रोड बनाना है, ऐसा कुछ भी इमरजेंसी है, या ऐसा कुछ है कि जो इम्पोर्टेंट है बहुत, तो फॉर पब्लिक, तो फॉर दिस रीज़न कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन लिया जा सकता है। लेकिन एग्जेम्पशन लेने के बाद भी 60 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता किसी भी एम्प्लॉय से, ओवर टाइम इंक्लूड करके भी एक हफ्ते में नॉट मोर देन 60 आवर्स। रूल्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी फ्रेम किया गया है रूल्स फैक्ट्री एक्ट में। वुमेन वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ 6 इन मॉर्निंग एंड 7 इन इवनिंग, तो सुबह 6 से शाम को 7 बजे तक ही आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो वुमेन वर्कर को जनरली, उससे बाद रात को नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो बिलो, लेकिन ये फैक्ट्रीज़ की ही बात है, वो फिर हम लोग कॉल सेंटर या बैक ऑफिस वो सब बातें नहीं कर रहे हैं उसमें, तो उसमें तो कहीं कहीं होता भी ऐसा है कि वो नाइट शिफ्ट्स ही होती है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। 14 ईयर्स से कम की तो जो वो है वो टोटली प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है। 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, ये अमेंडमेंट आया है। जबकि पहले जो 1911 में था तब अलाउड था कि 12 13 14 ईयर्स को काम पे रखा जा सकता था। चाइल्ड अबव 14 ईयर्स बट बिलो 15 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड फॉर मैक्सिमम 4.5 आवर्स अ डे। अगर कोई 14 आवर्स से बड़ा है और 15 ईयर्स से छोटा है तो उसको, मतलब 14 ईयर्स और 15 के बीच में है, तो उसको भी अगर काम पे रखना भी है, उसे खुद को काम करना है अपनी मर्ज़ी से, तो भी दिन में 4.1/4 आवर्स, मतलब 4.25 घंटे ही उससे काम लिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अ चाइल्ड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द नाइट 10 to 6, 10 रात को 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते फैक्ट्री में। चाइल्ड वर्कर मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड बाय सर्टिफाइंग सर्जन। अगर कोई चाइल्ड वर्कर 4.25 घंटे के लिए भी काम करने आ रहा है दिन में, तो भी उसे सर्टिफाइड सर्जन से सर्टिफिकेट लेना है कि ही इज़ फिट टू डू द वर्क, जो भी फैक्ट्री का काम है। चाइल्ड अबव 15 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड एज एन एडल्ट। फैक्ट्री के हिसाब से 15 ईयर्स से जो बड़ा है वो चाइल्ड नहीं होगा, उसे एडल्ट की तरह एम्प्लॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है कि वो फुल डे काम कर सकता है, और 14 से 15 ईयर्स वाला जो होगा उसको 4.25 घंटे ही दिन में काम करा सकते हैं, और उसमें भी 10 to 6 नहीं करवाना है। और अगर 15 ईयर्स से बड़ा है तो वो एज गुड एज एडल्ट ही है, तो उसके लिए वही रूल्स हैं जो बाकी सब एडल्ट के लिए रूल्स हैं।
प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर टू बी मेंटेन फॉर चाइल्ड वर्कर्स, चाइल्ड वर्कर के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन होगा, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब अलग से देखी जाएगी. एनुअल लीव विथ वेजेस, तो ऐसी कौन सी लीव्स हैं जिसमें वेजेस पे करनी होगी, कॉम्पेंसेट करनी होगी कंपनी को, मतलब पेड लीव्स. अ वर्कर शैल बी अलाउड ईच ईयर एनुअल लीव्स विथ वेजेस एट अ रेट ऑफ 1 day फॉर एवरी 20 days. 15 days इन केस ऑफ चाइल्ड वर्कर, चाइल्ड वर्कर को 15 days का जो है वो लीव मिलेगा और पेड लीव मिलेगा. और जो बड़े अदरवाइज हैं, जो बड़े नॉर्मल एडल्ट वर्कर्स हैं, तो उनको एट अ रेट ऑफ 1 day फॉर एवरी 20 days. अगर 20 days के सामने 1 day का जो पेड लीव मिलेगा ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन प्रीवियस ईयर, जो भी उन्होंने प्रीवियस ईयर जो उनका सैलरी था उसके हिसाब से. लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर अप टू 30 days. तो अभी महीने में उनको वीक में एक छुट्टी मिलती है, तो वो लीव वो लोग 30 days तक एक्यूमुलेट करके 4 लीव एक साथ ले सकते हैं. हर वीक में उनको एक छुट्टी है और महीने में 4 वीक्स आएंगे, तो 4 वीक की 4 छुट्टियाँ एक साथ ले सकते हैं इन केस ऑफ एन एडल्ट, एंड 40 days इन केस ऑफ अ चाइल्ड. अगर वो चाइल्ड है तो वो चाइल्ड 40 days की लीव एक्यूमुलेट करेगा, तो 40 days में जितने भी उसकी लीव एक्यूमुलेट हुई वो एक साथ ले सकता है. अ लीव एडमिसिबल इज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल हॉलीडेज, तो ये जो लीव अलाउड है वो हॉलीडे को छोड़ के है, मतलब जैसे 26 जनवरी है या लेबर डे है या ऐसे जो भी हॉलीडेज हैं, वो 15 अगस्त है, वो हॉलीडे सबके लिए हैं, वो लीव में कंसिडर नहीं होंगे. एंड वेजेस फॉर द लीव आर टू बी पेड बिफोर लीव बिगिनस, तो लीव के शुरू होने से पहले ही उनको वेजेस भरने हैं, लीव्स के पे करने हैं कंपनी को. ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फॉर एनी रीज़न वेजेस आर टू बी पेड इन ल्यू ऑफ एनुअल लीव. अगर कोई सर्विस छोड़ रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, छोड़ के जा रहा है या उसको निकाल रहे हैं किसी भी रीज़न से, उसको एनुअल लीव जो भी उसने लिए हैं उसके, अगर उसकी छुट्टियां बाकी है तो उसको वेजेस उतना पे करना है अगर वो सर्विस टर्मिनेट कर रहा है तो. स्टेट गवर्नमेंट, अभी ये स्पेशल कवरेज एंड एग्जेम्पशन क्या है. स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन can extend the coverage of act and declare that provision of act are applicable to any place where manufacturing is carried with or without power. तो इस एक्ट का कवरेज कहाँ है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताती है कि इसका एक्सटेंड हर जगह है, एनी प्लेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन देखा कि क्या क्या है उसमें, क्लीनिंग है, फिर पैकेजिंग है, फिर कहीं कुछ ऑर्नामेंटेशन है, किसी का फॉर्म चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा और वो एप्लीकेबल होगा एवरीवेयर, इवन अगर वो विथ पावर चल रही है या विदाउट पावर चल रही है इंडस्ट्री फैक्ट्री, तो उसमें उसको मैन्युफैक्चरिंग में कवर होगा. ड्यूरिंग एमरजेंसी इट कैन एग्जेम्प्ट एनी फैक्ट्री फ्रॉम ऑल और एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ एक्ट फॉर अ पीरियड. तो किसी एमरजेंसी के ड्यूरिंग एनी एमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी फैक्ट्री को एग्जेम्पशन दे सकती है, मतलब उनको छूट दे सकती है कि आपको कोई भी प्रोविज़न लागू नहीं होगा. बट ये जो होगा ये कब होगा, ये होगा तो भी नॉट मोर देन 3 months, 3 months से ज़्यादा नहीं, एट अ टाइम, एक साथ 3 महीने तक की ही छूट मिल सकती है किसी भी फैक्ट्री को. अभी फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड का ये करें तो कोविड के टाइम पे हो सकता है कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो, अगर कोई कंपनी ग्लव्स बना रही है या मास्क बना रही है तो उसको एग्जाम किया होगा कि चलो अभी आप लोग वर्कर्स से ओवर टाइम करा के भी बनाओ मास्क क्योंकि ज़रूरी है, तो वहाँ पे एग्जाम्शन मिल सकता है. ये इमरजेंसी में ही होगा, तो वहाँ पे वो इमरजेंसी भी देंगी, वो जो प्रोविज़न भी मिलेगा तो वो 3 months से ज़्यादा नहीं मिलेगा. या फिर अगर उन्हें लगेगा इट कंडीशन इट में थिंक फिट, उनको लग रहा है कि हाँ सही है, अगर वर्कर्स को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनकी सेफ्टी भी देखी जा रही है, उनको प्रॉपर उनके वेजेस भी मिल रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी उनको कितना एग्जेम्पशन मिलना चाहिए. इट कैन ऑल्सो एग्जेम्प्ट एनी वर्कशॉप और अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस अटैच टू एजुकेशनल और सिमिलर इंस्टीट्यूशन. तो अगर एजुकेशन से रिलेटेड है और कुछ सिमिलर जो लोगों के पब्लिक के लिए अच्छी चीज़ है, रेलवे है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे चीज़ों को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको जो
कंडीशंस हैं, जो ज़्यादा कंप्लाइंसेस हैं, वो इतने नहीं लगेंगे. नाउ एब्स्ट्रैक्ट एंड नोटिस क्या क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्या है? इसका सार क्या है? नोटिस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज. तो हमेशा जो नोटिस उसके फैक्ट्री एक्ट के जो नोटिस आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट आएंगे, मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो इंग्लिश में होगी और लोकल लैंग्वेज में होगी. तो महाराष्ट्र में इंग्लिश एंड मराठी में होगी. अंडरस्टूड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, जो ज़्यादातर वर्कर्स समझ पाए. मेड देयर अंडर आर टू बी डिस्प्लेड इन एवरी फैक्ट्री. तो हर फैक्ट्री में वो डिस्प्ले करना है कंपल्सरीली नोटिस को, ताकि उनको पता चले कि उनके क्या हक हैं, क्या मेजर्स हैं और क्या नया रूल आया है. तो वो सब उनको पब्लिक नोटिस भी लगाना है. एट अ कॉन्स्पिशियस एंड कन्वीनियंट प्लेस. तो कॉन्स्पिशियस जगह पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आना जाना हो. ऐसा नहीं कि कहीं अलग लगा लिया और वर्कर्स को दिख ही नहीं रहा है. तो नॉर्मल जहाँ पे रूटीन लोगों का आना जाना हो, वर्कर्स आते हो जाते हो, मेन गेट है उसके पास है, या जहाँ अटेंडेंस रजिस्टर है उसके पास है, तो ऐसी जगह डिस्प्ले करना चाहिए ताकि वो नोटिस उसको पढ़ सके. इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स resulting in death or absence of worker for more than 48 hours, a notice is to be sent by manager to appropriate authorities. अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या डेथ हो रही है किसी वर्कर की, या कोई वर्कर 48 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एब्सेंस है, मतलब नहीं मिल रहा है या फिर नहीं आ रहा है, 48 आवर्स से ज़्यादा अगर उसने ऑफिस में रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसका मैनेजर उसका जो नोटिस है वो अथॉरिटीज़ को देगा कि सो एंड सो एक्सीडेंट हुआ है, सो एंड सो डेथ हुई है, या जो भी कुछ हुआ है. अब वर्कर्स के क्या ऑब्लिगेशन है? अब तक तो वर्कर्स के राइट्स की बातें चल रही है. तो वर्क अभी ऑब्लिगेशन क्या है उनके, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्या क्या लाइबिलिटीज़ है? द वर्कर शेल नॉट इंटरफियर इन एनी अप्लायंस और आर्टिकल प्रोवाइडेड इन सिक्योरिंग हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स. तो वर्कर को इंटरफियर नहीं करना है किसी भी अप्लायंस से, किसी भी आर्टिकल से जो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर के लिए बनाई गई है. ही शुड नॉट कैरी एनी एक्ट दैट एंडेजर्स हिमसेल्फ. वो ऐसा कुछ भी काम ना करे जिससे उसको खुद को ही नुकसान हो. फॉर एग्जाम्पल, विदाउट हेलमेट, विदाउट ग्लव्स, कोई मशीनरी को हाथ लगाए जहाँ पे डेंजर हो या उसको नुकसान हो सकता है, तो वो खुद अपने आप को डेंजर में ना डाले, उसका उतना ही ऑब्लिगेशन है. और दूसरों को भी ना डालें, नॉट खुद को भी नहीं डालें और अपने को वर्कर्स को भी नहीं डालें. शैल नॉट विलफुली निगलेक्ट, और जानबूझ के निगलेक्ट ना करे कि ये उसको बोला गया है कि यहाँ डेंजर है और फिर भी वो जा रहा है, तो वो विलफुली इग्नोर ना करे. टू मेक यूज़ ऑफ सेफ्टी अप्लायंसेस, जो सेफ्टी अप्लायंसेस दिए हैं, सेफ्टी चीज़ें दी गई हैं, उसको जानबूझ के ना यूज़ करे, ऐसा उसे नहीं करना है. मतलब उसे प्रॉपरली यूज़ करना है सेफ्टी अप्लायंसेस को. एनी वर्कर कॉन्ट्रावेनिंग अबव प्रोविजन इज़ पनिशेबल. अगर उसने कुछ भी कंट्रावेन किया, मतलब सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किए, तो उसको पनिश मिलेगी विथ फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ. तो उसको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं. Obligation obtain approval from the government regarding location, plan and construction of factory and license and registration certificate for operations. तो ये एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है. कम बॉसेस का, जिसकी फैक्ट्री है, उसका क्या ऑब्लिगेशन है, उसे क्या करना है? अभी तो हमने एम्प्लॉय का देखा. एम्प्लॉयर को तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है कि मैं इस लोकेशन पे फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, मेरा प्लान जो फैक्ट्री का है वो ये है, लेआउट ऐसा है, फ्लोर्स इतने होंगे, यहाँ पे ऐसा प्रोडक्शन काम होगा. कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री का करने से पहले उसे अप्रूवल लेना है, लाइसेंस लेना है, रजिस्ट्रेशन करना है. तो ये काम एम्प्लॉयर का है. इम्प्लीमेंट ऑल प्रोविजन ऑफ एक्ट कंसर्निंग हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर. तो हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर के जो हमने सारे प्रोविजन देखे, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम एम्प्लॉयर का है, उसकी कंपनी है. सेंड अ रिटर्न नोटिस विथ प्रेस्क्राइब डेटा टू चीफ इंस्पेक्टर. चीफ इंस्पेक्टर जो होगा उस स्टेट का, फैक्ट्री से का, उनको 15 डेज बिफोर यूजिंग एनी प्रेमाइसेस. अगर कोई भी फैक्ट्री या प्रेमाइसेस यूज़ कर रहे हैं, उसके 15 डेज पहले रिटर्न में नोटिस देना है. फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, वो साइट की और एक फैक्ट्री खरीद रहा है, या वो उसमें शिफ्ट भी हो रहा है, या कहीं और भी उसे एडिशनल जगह चाहिए, तो यूज़ करने के 15 डेज पहले ही उसे पूरा डेटा चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है. डिस्प्ले नोटिस इज मेंटेन रजिस्टर्स. नोटिस को डिस्प्ले करना है प्रॉपर जगह पे ताकि पूरा वर्कर्स सब पढ़ पाए. रजिस्टर मेंटेन करे, रिकॉर्ड मेंटेन करे, रिटर्न को सबमिट करे.
और अगर कहीं फैटल एक्सीडेंट हुए हैं, किसी की डेथ हो रही है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हुआ है कहीं किसी वर्कमैन को, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को वो बताए। फिर ऑफिसर्स एंड पेनल्टीज, 4 ही पेजेस है, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। इफ एनी फैक्ट्री देर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट और एनी रूल देयर अंडर द ऑक्यूपायर और मैनेजर में बी पनिश्ड बाय फाइन। अगर कुछ भी उसने कॉन्ट्रावेन किया रूल को, तो जो मैनेजर होगा या जो ऑक्यूपायर होगा या जो एम्प्लॉयर है उसको पनिश होगा फाइन से। 1 लाख रुपये उसको भरना पड़ेगा, या इम्प्रिजनमेंट, उसे जेल भी हो सकती है, ऑफ जेल 2 साल तक हो सकती है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब 2 साल की जेल भी हो सकती है और 1 लाख रुपया भरना भी पड़ सकता है। पनिशमेंट जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर फॉर और नॉट अलाउइंग वर्कर टू मीट इंस्पेक्टर और फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स डिमांडेड बाय इंस्पेक्टर। तो ये पनिशमेंट कब होगी? जब अगर वो इंस्पेक्टर को मिलने नहीं देगा वर्कर को। अगर कोई वर्कर जाके कंप्लेन करना चाहता है तो उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है इंस्पेक्टर से, उसको और उसको जो भी इंस्पेक्टर ने मांगा है वो रिकॉर्ड्स या बुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो भी वो लाइबल होगा पेनल्टी के लिए। इफ़ एनी वर्कर कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट ही मे बी पनिश्ड। तो वर्कर भी अगर कुछ एक्ट प्रोविजन के किसी भी एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको भी पनिशमेंट होगी और फाइन भी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है इसका, कौन कर रहा है? द एक्ट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो लेबर लॉ का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पीस है ये, बहुत डिटेल्ड है। दो इट इज़ अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट। भले ही वो सेंट्रली बना है, सेंट्रल लेजिस्लेशन लॉ है, बट ये इसका इम्प्लीमेंट हर स्टेट को अपने हिसाब से दिए जाने के लिए अलाउ किया गया है, क्योंकि हर स्टेट के रूल्स, नॉर्म्स, कंडीशंस अलग हैं। The administrator the act they administrator the act through factory inspectors। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्ट को एडमिनिस्टर कैसे करती है? उन्होंने फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स बनाए हुए हैं। फिर सर्टिफाइंग सर्जन्स हैं जो बताते हैं कि अगर कोई फिट है या नहीं काम करने के लिए। एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसमें, हु आर इंस्पेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स हैं। इवन दो रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिफर, देयर इंटेंट इज, भले ही हर स्टेट के रूल्स थोड़े थोड़े अलग हैं, बट उनका इंटेंशन क्या है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म, इंटेंट इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए सेम, एंड इम्प्लीमेंटेशन वेरियस डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। तो सबके लिए जितनी भी अलग अलग फैक्ट्रीज हैं एक स्टेट में, तो उसके लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रूल्स का। समरी ये वही है जो हमने देखा, तो दैट्स इट। समरी इज बेसिकली के प्रोविजंस जो है वो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, वुमेन, वर्क ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कितने होने चाहिए, एडल्ट के लिए लीव्स क्या होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, और उन्होंने अलग अलग जगह पे ओन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स बनाए हुए हैं।